अगला कदम हम बढ़ाने जा रहे हैं न्याय के मंदिर की ओर। तो हमारे जो कांस्टेबल जवान है ना, वो उनको चेयर पे लेके और जहाँ पे उसको सहज लगे वहाँ बिठा के उनसे बातचीत करते हैं और उनकी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। में क्रांति की आवश्यकता है। ये क्रांति जन जन में आएगी तो उनके प्रति एक प्रकार से जो सहानुभूति नहीं रख के उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। आप ही की क्लिप से मुझे ये अचानक ध्यान में आया कि इस ऑफिस में भी चूँकि बुज़ुर्ग लोग आएंगे, दिव्यांग लोग भी आएंगे, तो उस जगह पर भी मैंने तुरंत वहाँ पर उन्हें जो लोग काम कर रहे थे उन्हें वो रैंप बनाने के लिए और सीढ़ियों को इस तरह से बनाने के निर्देश दिए ताकि कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से और कुशलतापूर्वक सीढ़ी चढ़ सके। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबसा। एक सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने समाज के हर एक हिस्से को, हर एक तबके को बराबरी का अधिकार दे। एक कदम बराबरी की ओर एक ऐसा ही प्रयास है जहां समाज के हर एक हिस्से को बराबरी की बात करने की, उनको अधिकार दिलाने की बात की जा रही है। एक कदम बराबरी की ओर पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से धार्मिक स्थानों पर, पवित्र तीर्थ स्थलों पर दिव्यांगजनों के लिए आने जाने की, रेलिंग की सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से है या नहीं। अब अगला कदम हम बढ़ाने जा रहे हैं न्याय के मंदिर की ओर। जी हाँ, पुलिस स्टेशन। न्याय पाना हर एक व्यक्ति की उम्मीद होती है और वो चाहता है कि वो सुरक्षा की दृष्टि से और न्याय की दृष्टि से पुलिस स्टेशन पर जाए। लेकिन क्या ये वाकई बराबरी की दृष्टि से देखा जा पा रहा है? क्या हर एक व्यक्ति को बराबरी के अधिकार की बात यहाँ पर करने को मिल रही है? क्या न्याय की उम्मीद जो दिव्यांगजन लेके आ रहे हैं वो यहाँ पर सुलभ तरीके से आ पा रहे हैं? आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस स्टेशन में व्हील चेयर की व्यवस्था है, कहाँ रैंप बने हुए हैं, यहाँ दिव्यांगजनों के लिए कितने सुगम व्यवस्था की गई है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इस वक्त हम मौजूद हैं हाथीपोल पुलिस स्टेशन पर, जहां कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन जरा ये सीढ़ियां देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पर व्हील चेयर पर बैठा व्यक्ति या कोई दृष्टि बाधित व्यक्ति अगर न्याय की गुहार लगाकर आता है तो क्या ये जगह उसे आत्मनिर्भर महसूस करा पाएगी? दिव्यांग होना किसी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन सुविधाएं ना होना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो सर, हमने कानून की बात करी कि कानून बनाए गए हैं। मैंने सुना है कि कानून ये भी है कि अगर किसी ने बदतमीजी कर दी या गाली गलौज कर दिया तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। वो आपको लगता है कि इस तरह की चीजें जो है वो पुलिस तक पहुंच भी पाती है? देखिए, अब कानून बनाना जो काम है वो संसद का है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा का है। कानून पढ़ाना तो ट्रेनिंग का पार्ट है ना। तो अब ये तो आपके बता पाएंगे साहब, जो लोग इनका ट्रेनिंग देते हैं, कि उन्होंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। सेक्शन 92 है। वैसे मैंने अभी आईजी साहब को एक चिट्ठी भी लिखी थी, उस चिट्ठी में मैंने उसको हाईलाइट किया था कि अभी जैसे कानून बने हुए हैं SC STs के लिए, महिलाओं के लिए खास कानून बनाए गए हैं। इसके अंदर एक सेक्शन 92 है, ये पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज है ना, ये 92 कंट्रोवेंशन के लिए। Whosoever intentionally insults or intimidates with intent to humiliate a person with disability in any place within public, मतलब पब्लिकली अगर किसी पार्किंग वाले ने भी कहा चल हटा गाड़ी यहाँ से, है ना, या उसको जो है उसका जो भी उसकी डिसेबिलिटी थी कि सुनाई नहीं पड़ता है क्या बहरे, या हटा अंधे, या हटा लंगड़े, जो भी उसने टर्म यूज करा, अगर ऐसा वो करता है तो ये ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है।
कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि थाने जाकर समझौता नहीं हो सकता इसका। इस पे मिनिमम 6 महीने की सजा है और हाँ 6 महीने की सजा से कम तो कुछ है ही नहीं। फिर इसके आगे और क्लॉजेस भी हैं कि अगर उसने उसके ऊपर फोर्स लगाया, उसको धक्का दे दिया या उसको मारा या किसी और तरह से उसका खाना पीना नहीं दिया या उसकी स्टिक या व्हीलचेयर छीन लिया तो ये सजा 5 साल तक हो सकती है। तो अब अगर हम इमेजिन करें कि किसी डिसेबल्ड व्यक्ति के साथ में कोई नॉर्मल आदमी ने अगर हाथ उठाया है तो ये सिंपल मारपीट का बीएनएस नहीं लग रहा है यहाँ पर सेक्शन 92 ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट लगेगा। तो अगर इस बात की अवेयरनेस थानों में होगी और डिसेबल्ड व्यक्ति को भी होगी और नॉर्मल व्यक्ति को भी होगी तो वो हाथ उठाने के पहले 4 बार सोचेगा। पहली बात तो ये कि हमारे थाने में ऐसी कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। और फिर अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति या कोई भी बालक किसी भी प्रकार से आता है तो हमारे जो कांस्टेबल जवान है ना वो उनको चेयर पे लेके और जहाँ पे उसको सहज लगे वहाँ बिठा के उनसे बातचीत करते हैं और उनकी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। इनफैक्ट वो जहाँ चाहता है जो भी स्पेशलाइज है वहाँ पे जाके हम बात करते हैं उनसे। मैम हम चाहेंगे कि हम हमारे स्तर पे भी व्हीलचेयर का जैसे भी होगा मंगवाने की कोशिश करेंगे और हमारे थानों में रखेंगे और इम्पैक्ट शायद होगी भी, पर हम कुर्सियों का भी इस्तेमाल करके हम जो भी विकलांगजन आते हैं उनको लेते हैं और बाहर भी हमें मिलते हैं तो हम हमारे स्तर पे जैसे महिला हुई तो मैं खुद जाती हूँ, मेरे 2 महिला कांस्टेबल है वो जाती है और हम खुद लेके आते हैं और खुद उनको सुनते हैं। मैंने जब आपके इंटरव्यूज देखे और उन जगहों पे देखा तो भी अभी शायद कुछ इस तरह की बात हो रही थी जो उसका टेक्सचर था कि नहीं देखो हम तो उसके लिए ये भी कर देते हैं, हम तो उसके लिए ये भी कर देते हैं। ये वाला बात थोड़ा सा मेरे दिल को दुखाता है क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं, आप आने वाले थे तो मैं लेकर बैठा था, ये है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये संविधान के बेसिस पर इस एक्ट को बनाया गया है और इस एक्ट को बनाने का मतलब ही ये है कि सरकार चाहती है कि कल्याण हो, तभी तो एक्ट बनाया, अदरवाइज बनाते ही क्यों। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा और इतना सॉलिड एक्ट बनाया गया। अब हम आते हैं इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को। तो अभी चूंकि आप थानों में जाकर आए हैं तो मैं एक क्लॉज पर आपकी निगाह डालना चाहूंगा। ये है क्लॉज नंबर 12। क्लॉज नंबर 12 है जिसका नाम है एक्सेस टू जस्टिस। एक तो देखिए एक जनरल बात करी गई कि भाई सुगम बनाइए, रास्ता बनाइए, ये तो बड़ा स्पेसिफिक अधिकार है, एक्सेस टू जस्टिस। जस्टिस का मतलब ये है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल एंश्योर दैट पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर एबल टू एक्सरसाइज द राइट टू एनी कोर्ट, है ना। जस्टिस लेने कहाँ जाए तो उन्होंने कहा भाई ये गवर्नमेंट का फर्ज है और ये मैंडेट किया गया है, एसेंशियल तौर पे कहा गया है ना। ऐसा नहीं कहा कि भाई कृपा भाव पे कर देना, हो सके तो कर देना, ऐसा नहीं कहा, करना ही है। शेल इंश्योर ना, जब हम लीगल लैंग्वेज पढ़ते हैं तो शेल का मतलब होता है पक्के से करना। तो कहां जाने का, राइट एक्सेस टू एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी, कमीशन और एनी अदर बॉडी हैविंग जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल और इन्वेस्टिगेटिव पावर। तो कोर्ट भी हो गया, ट्रिब्यूनल्स हो गए, इनकम टैक्स ऑफिस आपको जाना हो, जीएसटी ऑफिस जाना हो, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन सी है, पुलिस। तो ये उसके अंदर डिस्क्राइब्ड है, एक्ट का पार्ट है। और ये जो एक्ट है चूंकि शेल लिखा है तो इसके अंदर ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज के भी प्राविधान है। तो एक्ट बनाया गया और एक्ट ना मानने पर उसके लिए एक प्राविधान है कि जो ना माने उसके लिए भी क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को भी लगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, कि इसकी पालना नहीं हो रही है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए, बहुत सारे केसेस पर फैसले दिए, लेकिन आज की डेट में भी अगर हम देखें तो जो हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक तरह से उन जजमेंट्स की भी अवमानना करते हुए, कंटेम्प्ट करते हुए है। क्योंकि आपने जैसा जमीनी हकीकत मुझे दिखाई, और उतनी थानों पे तो मेरा भी जाना नहीं हुआ, कभी 1-2 जगह पर जाना पड़ा, तो जमीनी हकीकत सच में काफी भयावह है। क्योंकि अभी तो मैं तो शायद लीगल अथॉरिटीज की तरफ से भी चला जाता हूँ, सिटीजन फोरम के अंदर भी हूँ,
सब लोग बड़ा रिस्पेक्टफुली मेरे से बात भी करते हैं यहाँ पर, लेकिन आम जो आदमी है लेकिन जो आम आदमी है वो क्या करेगा? वो तो बेचारा पहले से ही प्रताड़ित है, वो तो पहुंच ही नहीं पा रहा, उसके पास तो कुछ भी एक्सेस नहीं है वहां पर। एक मैं देख रहा था, आपने एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने किन्हीं से पूछा था, तो उन्होंने कहा था हम ना उठा के ले आते हैं अंदर। बहुत बढ़िया भाई, आपका भावनाएं बहुत अच्छी हैं, हम उठा के ले आते हैं, पर आप सोचिए जिसको उठा के लेके जा रहे हैं उसके आत्मसम्मान का क्या, उसको कैसा महसूस हो रहा होगा, उसको आपने कितनी मजबूरी का एहसास कराया कि यार मुझे उठा के लेकर जाना पड़ रहा है। आप में से जो मुझे सुन रहा है वो क्या कभी भी ऐसा दिन चाहेगा कि उसको कोई उठा के लेके जाए? हम सब क्या कहते हैं कि भाई मेरे हाथ पैर चलते हो, भगवान हमें तभी उठा ले, बस उतनी ही उम्र देना कि हमारे हाथ पैर चले। तो एक आदमी जिसके सिर्फ थोड़ा पैर में तकलीफ थी और आपके यहाँ पर व्हीलचेयर नहीं था, तो आपने उसको इतना मजबूरी का एहसास दिलाया कि आओ भाई 4 आदमी तुम्हें उठा के ले चलो। तो ये बड़ा अजीब सा माइंडसेट है, और आप जब उसको उठाते हैं तो आप उठाने के लिए ट्रेन नहीं, तो उसका कौन सा लिगामेंट टूट जाएगा, कौन सी मसल पुल हो जाएगी, इसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं। तो कृपया इस माइंडसेट से बाहर आइए। एक मैं कहीं पर आपका इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे जो थाने हैं ना वो ज्यादातर ग्राउंड फ्लोर पर ही, तो जरूरत ही नहीं पड़ती ज्यादातर। उदयपुर शहर के अति व्यस्ततम इलाके में स्थित घंटाघर थाना, जो सालों पहले एसपी कार्यालय हुआ करता था, वहां भी जाने के लिए बड़ी सीढ़ियां बनी हुई हैं। जब इसकी पड़ताल की तो सामने आया कि थाने के पीछे वाले रास्ते से बिना किसी रुकावट सीधे थाने तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन यह बात दिव्यांगजनों, बुजुर्गों और ऐसे पीड़ितों तक कैसे पहुंचेगी जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते? इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के घंटाघर पुलिस स्टेशन में। क्या हो अगर एक व्यक्ति को न्याय मांगने से पहले सीढ़ियों से लड़ना पड़े? इस पुलिस स्टेशन में ना तो कोई संकेतक है, ना रैंप है, ना किसी तरह की कोई दिव्यांगजनों के लिए व्यवस्था। जरा सोचिए कि क्या कोई दिव्यांगजन व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो वो इस रास्ते से होकर आगे तक पहुँच पाएगा? क्या वो अपनी बात न्याय के लिए आगे तक पहुंचा पाएगा? लेकिन डिसेबिलिटी का मतलब सिर्फ पैरों की डिसेबिलिटी थोड़ी होती है ना, आंखों की भी तो डिसेबिलिटी है ना। तो अभी आप जब उस बंदे का बयान लिख पाते हैं, किसी कोई ब्लाइंड है, हम मान के चलते हैं कि साथ में कोई एक आदमी आएगा, है ना। एक्ट में प्राविधान है कि ऐसे भी तो डिसेबल्ड लोग होंगे जिनके साथ में कोई नहीं होगा, तो अब उनका क्या करें? क्या उनके अधिकार खत्म हो गए? मान लीजिए मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं है और मेरी डिसेबिलिटी ज्यादा है, तो अब प्रतिनिधि तो है ही नहीं, तो प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो वो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो ब्लाइंड भी पढ़ सके, है ना। कोई डेफ एंड डम आ रहा है तो उसको कुछ समझाना हो तो वहां समझने वाले की एक बेसिक ट्रेनिंग, तो ये सब एक 2 दिन ट्रेनिंग का प्रोग्राम का पार्ट है। कि एक व्यक्ति जो नहीं बोल पाता है तो या तो वो लिख के बता देगा, मान लीजिए वो पढ़ा लिखा नहीं है तो कुछ साइन लैंग्वेजेस होती है तो उसकी ट्रेनिंग दी जा सकती है। 1-2 दिन की ट्रेनिंग है ताकि वो बेसिक बता सके। तो एक तो प्रॉपर एक्सेसिबल कराएं। मेरे ख्याल से ज्यादातर जो थाने हैं या तो किसी प्रीमाइसेस में रेंटेड आउट अगर हैं तो उनको जीर्णोद्धार कर लें। रेट्रो फिटिंग का कोर्ट ने प्राविधान दिया है इसके अंदर, और नहीं तो उनको ऐसी जगह लेके जाया जा सकता है जहां पर समतल हो। एक हेल्पलाइन नंबर बना दीजिए जिसमें कि डिसेबल्ड व्यक्ति जो नहीं आ सकता है तो उसको कॉल कर सके, उसको हेल्प मिल जाए। और इसके साथ में एक सेंसिटिविटी डेवलप करने की बहुत जरूरत है। जैसे आपको एक पॉइंट ऐसा बता दूं, जैसे सुखाड़िया सर्कल जो अंदर बोटिंग वाला जो घूमने का बना हुआ है, वहाँ पर क्या है कि गेट लगा हुआ है, वहाँ ओनली फॉर पैदल लोग ही अलाउ है। हमारे जैसे गाड़ी लेके जाते हैं हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता है, तो जैसे हमें चल के जाना पड़ता है, तो मतलब चल तो पाते ही नहीं हम, तो बहुत मतलब घसीट के जाना पड़ता है। ऐसी जगह जो जहाँ जगह छोड़ भी देनी पड़ती है। कुछ ऐसे सरकारी विभाग भी हैं जहाँ पे रैंप सुविधा उपलब्ध नहीं है,
तो वहाँ भी हमें किसी अधिकारी वगैरह से मिलना होता तो हमें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मतलब वेट करना पड़ता है जब तक वो आते तब तक, अगर नहीं आते तो फिर हमें वहीं से वापस जाना पड़ता है। कानून कहता है, ये वाला एक्ट कहता है कि आपके पास जो बजट आता है उसमें से 25% एक्स्ट्रा डिसेबल्ड वाले कम्युनिटी को जाना चाहिए। ये कानून का पार्ट है। तो अगर 1 करोड़ रुपए है और आपको 10 डिपार्टमेंट को देना है, अगर 10-10 लाख रुपए देना है तो इस पर 12.5 लाख रुपए देना है। ये कानूनन हक है। तो मांग नहीं पाता कोई, तो मेरा काम ही यही है कि मैं उन दिव्यांगों को रिप्रेजेंट करते हुए उनके लिए हक मांग लूं जो भारत सरकार ने उनको एक्ट के माध्यम से दे रखे ऑलरेडी। बस खाली आप दे दीजिए। एक घटना और शेयर करूं, कल वाली, है ना? तो ये वाला सर्टिफिकेट कल का ही है। तो चूंकि मैंने लॉ भी पढ़ा हुआ है और अभी मेडिकल लॉ बेंगलोर से भी कर रहा हूँ, अभी मेरा सिलेक्शन हुआ था यहाँ पर मीडिएशन प्रोग्राम में, तो ये मेरा सर्टिफिकेट है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का। कल ही जाकर ये ट्रेनिंग लेकर आया। बहुत सारे जजेस से भी मिलना हुआ वहाँ पर, उनके साथ ही ट्रेनिंग्स भी ली मैंने। और बड़ी जो खुशी हुई मुझे वहाँ जाकर देखकर कि मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिस है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने बिल्कुल लिफ्ट वगैरह भी चाक चौबंद करके रखी हुई थी। तो मैं बड़े आराम से जाकर इस ट्रेनिंग का पार्ट बन पाया। अब आप सोचिए वहाँ पे लिफ्ट नहीं चलती होती और फर्स्ट फ्लोर है, तो मेरे अंदर दिमाग भी होगा, मेरे अंदर रिसोर्सेज भी होंगे, मैं सक्षम भी हूँ पढ़ने में, लेकिन पहुंच नहीं पाऊंगा तो मेरी ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। और लिफ्ट लग गई। मैं कल जाकर खुद ही, कल की बात है तो इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपसे, कल ही करके। तो बस एक ये माइंडसेट की बात है कि आपका उसमें क्या करना था। लिफ्ट तो लगी हुई थी, बस खाली उसको चेक कर लेना था कि भाई ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि जो लोग सामान्य हैं, नॉर्मल हैं, उनको शायद इतनी जरूरत भी महसूस नहीं होती होगी ना। वो तो बल्कि एक्सरसाइज करने के हिसाब से लिफ्ट नहीं लेते होंगे कि सीढ़ी चढ़ के चले जाएं। लेकिन जो आपके लिए लग्जरी है वो हमारी जरूरत का पार्ट है जी, वो दे दीजिए। सर, एक कदम बराबरी की ओर हमने बात की, बराबरी की जहां दिव्यांगजनों की बात की जाती है सर, तो आप क्या समझते हैं कि शहर के रास्ते कितने सुगम है और कितना कंफर्टेबल उन्हें महसूस करा पा रहे हैं? दिव्यांगों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अलग से कानून बने हुए हैं। उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए सब तरह की गाइडलाइन है। सरकार उनके लिए प्रयासरत है और रास्ते सुगम होने न होने का प्रश्न नहीं है कि इस संबंध में दिव्यांगों के लिए अलग से रास्तों की व्यवस्था बैंक में है, स्कूल में है, कॉलेजों में है। ये सार्वजनिक रोडों पे रैंप बनते जा रहे हैं, लेकिन इतनी सुविधाएं नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इसके लिए हम उचित मंच पे आपकी बात को पहुंचाएंगे और जो हो सके उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। सर, मान लीजिए कोई दिव्यांगजन शहर के रास्तों पर आ रहा है, अभी देख रहे हैं हम जिस तरह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उदयपुर का। मान लीजिए कोई दिव्यांगजन अपना वाहन लेकर निकलता है तो कितना कंफर्टेबल वो महसूस कर पाएगा, और अगर कोई बात हो जाती है कि दुर्घटना हो जाती है तो वो जिम्मेदारी किसकी है सर? सिस्टम की फेल्योर माने या हमारी अपनी अवेयरनेस की कमी माने? दिव्यांगजनों के लिए सभी तरह के प्रोटेक्शन की व्यवस्थाएं हैं और इसमें एक जन चेतना की, दिव्यांगों के प्रति एक प्रकार से प्रोटेक्शन की और उनकी सुरक्षा को लेकर एक क्रांति की आवश्यकता है। ये क्रांति जन जन में आएगी तो उनके प्रति एक प्रकार से जो सहानुभूति नहीं रख के उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। जिम्मेदारी हमारी, यस, जिम्मेदारी हम सबकी है, पब्लिक की भी है, प्रशासन की भी है। आम जन इसमें चेतना से उचित मन से बात रखेगा तो दिव्यांग जनों के प्रति एक क्रांतिकारी कदम उठेगा और प्रशासन इसके प्रति और संवेदनशील होगा। सर, हालांकि कानून जो है 2016 का जो दिव्यांगजन अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग कानून बना हुआ है, लेकिन वो धरातल पर नहीं है। 3 ऐसे पॉइंट आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप अधिकारी हैं, आरपीएस अधिकारी है, तो आपको लगता है कि रास्तों को सुगम बनाने के लिए, दिव्यांग फ्रेंडली बनाने के लिए 3 पॉइंट्स बताएं सर जो जरूरी है। इनके लिए एक ग्रीन कॉरिडोर टाइप होना चाहिए। वो दिव्यांगों के साथ एम्बुलेंस है, टीआईटी विजिट है और इस प्रकार के लिए एक ग्रीन डोर की व्यवस्था होनी चाहिए। और प्रशासन इस संबंध में जो नए रास्ते बने हैं उनमें कुछ प्रोविजन भी कर रहा है और ट्रैफिक पुलिस है उनको रोप पे टाइप बना रहे हैं जी। तो एक प्रकार से यह जो रेलिंग है वो ट्रैफिक के लिए, साइकिल वालों के लिए, पैदल वालों के लिए भी उनको सुविधा दे सके, ऐसा हम प्रोविजन रख रहे हैं। और शहर में जगह जगह आपको दिखाई भी देगा। हम दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति नहीं रख रहे, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए है
और जहाँ भी हमें दिव्यांग नजर आता है हम उनको ट्रैफिक पुलिस से जो भी हो सकता है उनको सुविधा मुहैया कराते हैं और गंतव्य स्थल तक पहुँचाने के लिए हो सके इतनी मदद करते हैं। तो आने वाले समय में सर सिनेरियो बदलेगा, हम ऐसा मान सकते? बिल्कुल आने वाले समय में ये सिनेरियो बदलेगा। दिव्यांगों को अपने अधिकारों के प्रति हम चेतना जागृत करेंगे, उनको अधिकारों के प्रति अवेयर करेंगे और आम जनता में इस प्रकार के वर्कशॉप आयोजित करेंगे तो दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति नहीं, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात की जाएगी। चलिए अब दिखाते हैं आपको सुखेर थाना, जहां रैंप तो है लेकिन उसके ठीक आगे लोहे की कुर्सियां लगा दी जो एक अवरोधक का रूप ले लिए हुए स्थापित हो गई। मतलब रैंप तो है लेकिन उपयोग का नहीं। उदयपुर के हिरणमगरी थाने के भी हाल वैसे ही है। स्वागत कक्ष हो या फिर थाने में जाने का रास्ता, सीढ़ियों के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। उदयपुर के प्रतापनगर थाने में भी कोई रैंप नहीं बना हुआ है जो जरूरतमंदों को एहसास करा सके कि कानून की चौखट पर सब बराबर है। वहीं उदयपुर के भोपालपुरा थाने में भी स्वागत कक्ष हो या कोई और परिसर, यहाँ भी सबके लिए बराबरी हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए, आपका ये मैंने एक न्यूज़ क्लिप देखा था आपके चैनल के ऊपर। ये आपका अच्छा सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिव प्रयास है कि सभी सरकारी बिल्डिंग में और ना केवल सरकारी बिल्डिंग में वरन निजी ऑफिसेज में भी, कार्यालय में भी हम जो दिव्यांग हैं उनका ध्यान रखें। सरकारी कार्यालयों में तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डिज़ाइन में ही शामिल है कि दिव्यांगों के आने और जाने हेतु रैंप बनाए जाएं। जहां पर मतदान स्थल होते हैं वहां पर भी आप देखते हैं कि दिव्यांगों के मतदान स्थल पर आने और जाने के लिए ये रैंप बनाए जाते हैं। जहाँ तक पुलिस स्टेशंस का प्रश्न है, अधिकांश पुलिस स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पर है जो धरातल से हार्डली 1 या 1.5 फीट की ऊंचाई पर ही है, जहाँ पर कोई ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है। वहाँ पर तो अदरवाइज़ रैंप की प्राइमरली ज़रूरत महसूस नहीं होती है, लेकिन हाँ, जहाँ पर थाना अदरवाइज़ धरातल से, ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर ये रैंप बिल्कुल दिव्यांग के लिए, और दिव्यांग के लिए ही क्यों, उन लोगों के लिए भी जो अदरवाइज़ बुज़ुर्ग हैं, उनको ऑफिसेज में आने जाने के लिए ये रैंप होने ही चाहिए। आपका ही क्लिप था कि उस क्लिप के बाद ही मेरे ये जहन में आया भी अभी कुछ ही अभी हमारा किशन पोल के अंदर जो DYSP ईस्ट का दफ्तर, हम उसको वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं पुलिस लाइन से। तो वहाँ पर जब मैं आज निर्माण देखने गया, आप ही की क्लिप से मुझे ये अचानक ध्यान में आया कि इस ऑफिस में भी चूँकि बुज़ुर्ग लोग आएंगे, दिव्यांग लोग भी आएंगे, तो उस जगह पर भी मैंने तुरंत वहाँ पर उन्हें, जो लोग काम कर रहे थे, उन्हें वो रैंप बनाने के लिए और सीढ़ियों को इस तरह से बनाने के निर्देश दिए ताकि कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से और कुशलतापूर्वक सीढ़ी चढ़ सके, या अदरवाइज सीढ़ी चढ़ने में असमर्थ हैं तो रैंप के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में आ जा सके। यह एक बुनियादी आवश्यकता है और आपने ये जो प्रयास प्रारंभ किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, और ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और प्रभावी सोच है, और यह हमको सबको इस पे आगे बढ़ के और काम करना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा एसपी साहब का, जिन्होंने अभी बताया कि किशन पोल में जो नया डिप्टीज का ऑफिस बन रहा है उसमें उन्होंने जाकर सुनिश्चित किया कि रैंप लगे। रैंप को बनाने का भी एक फॉर्मूला है, तो जब उस पर हम काम कर ही रहे हैं तो उसमें जो आइडियल है कि 1:12 का रेशियो होना चाहिए आइडियल। मतलब 1 इंच के अगर ऊंचाई है तो 12 इंच का रैंप चाहिए। अदरवाइज अगर आप रैंप बिल्कुल खड़ी यूं बना देंगे तो वो फिर वहीं के वहीं पहुंच गए, क्योंकि वो पूरी रैंप ऐसे क्यों चढ़ेगा। ज्यादातर मैं देखता हूँ जो लोग बनाते हैं फिजिकली फिट होते हैं, वो रैंप बनाते हैं फिर उसी पे खुद ही चल के देख लेते हैं
कि हाँ हाँ सब चढ़ पा रहे हैं, ठीक है, जबकि वो सही नहीं होता। आपको इमेजिन करना है कि व्हीलचेयर लेकर जब आदमी चढ़ा रहा है रैम्प, तो उस समय उसकी बैलेंसिंग का क्या होगा। तो रैम्प की जो स्लोप है वो कम होना चाहिए, 1:12 इज द आइडियल। और बहुत ज्यादा बहुत ही स्पेस कम हो तो 1:6। इसके ऊपर का अगर आप रैम्प बना रहे हैं तो कोई मतलब उसकी जरूरत नहीं है, वो बनाना नहीं बनाना, रिसोर्स का भी वेस्ट है और आपके उसका भी वेस्ट हो गया, उस समय का जगह का भी वेस्ट हो गया। अगर ऐसे जगह नहीं है तो उसको ऐसे ऐसे कर दीजिए, उसको किश्त में बना दीजिए, लेकिन रेशियो 1:12 वेरी गुड, और नहीं तो 1:6 के बीच का रखिए। जितना 1:12 के नजदीक होगा वो रैम्प चढ़ने में उतनी आसानी रहेगी। जो शारीरिक रूप से सक्षम है वो तो आपसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन जो असक्षम लोग हैं वो आपसे ऊपर की तरफ मिलने कैसे आएंगे? देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि जो व्यक्ति अदरवाइज सीढ़ी चढ़ने में सक्षम नहीं है उनको हम सीढ़ियों की मैं नहीं बुलाते हैं। और मान लीजिए कुछ परिस्थितियों में जहाँ किसी परिवादी को सुना जाना आवश्यक है तो मैं खुद जाता हूँ, और कई परिस्थितियों में कई सिचुएशंस में मैंने स्वयं परिवादी को नीचे जाकर सुना भी है। लेकिन यदि हम परिवादी को हम खुद नीचे नहीं जाते हैं या अनावश्यक कोई परिस्थितियों के कारण हम नहीं नीचे जा पा रहे, तो उनका जो भी प्रतिनिधि होता है उसके माध्यम से हम उसकी बात को जरूर सुनते हैं। साहब ने बोला, और बड़े अच्छे मन से मैंने देखा, उनके चेहरे के हाव भाव भी बहुत अच्छे से थे कि यार अगर वो नहीं आ पाता है तो देखो मैं खुद नीचे चला जाता हूँ। ये उनकी बड़ा सद्भाव है, बड़ा धन्यवाद है उनको। लेकिन साहब कैसे होगा? पहली बात तो आप तक मैसेज ही कौन कैसे पहुंचाएगा, है ना? वो जो प्रतिनिधि है वो आप तक पहुंचेगा ही कैसे? वो पहुंचने का रास्ता ही बड़ा संकट में ही है ना? उसको बाहर कांस्टेबल रोक लेगा, बाहर जो छोटे मोटे लोग हैं वो बाहर ही उसको रोक लेंगे। हो सकता है कि जब वो प्रतिनिधि अंदर जा रहा हो तो वो तो डिसेबल्ड है नहीं प्रतिनिधि, तो उसको तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा, उसको बाहर लाइन में बिठा देंगे। तो एक कम से कम एक हेल्पलाइन नंबर हो जाए डिसेबल्ड्स के लिए, कि या एक इंटरकॉम ही लग जाए कि भाई ये वाली लाइन डिसेबल्ड्स के लिए है, ताकि आपको तो पता लगे ना कि मिलने कौन आया है। बिल्कुल सही है कि आप मिलने के लिए चले जाएंगे, साधुवाद है उसके लिए, धन्यवाद है, लेकिन आप तक ये खबर भी कैसे पहुंचेगी? एक सामान्य व्यक्ति को ही मिलने में एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, आईजी साहब से थोड़ा संघर्ष रहता है। उतनी उनकी मीटिंग्स होती हैं, वो किसी ना किसी कार्य में बिजी होते हैं, कैसे मिले? जैसे मैं फतेह सागर मान लीजिए मैं जाता हूँ, तो मेरे पास तो चलिए गाड़ी ड्राइवर दोनों है। हो सकता है कि मैं ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर पाऊँ या मेरा ड्राइवर छुट्टी पर और मैं फतेह सागर पर अपनी गाड़ी खड़ी करना चाहूँ, तो डिसेबिलिटी के लिए पार्किंग देने का प्राविधान तो है ना कानून, कहाँ है? तो अच्छा, इसको देने में क्या जाता है? ऐसे करके एक लाइन खींचनी है और उस पर डिसेबिलिटी का साइन बना देना है और बोलना है यहाँ पर गाड़ी नहीं खड़ी करेगा, बस। तो कोई डिसेबल्ड पर्सन आएगा तो वहां जाके गाड़ी खड़ी कर देगा। तो सोच, एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। एक बार एटीट्यूड आएगा तो फिर संसाधन है हमारे पास। रैम बनाने में 3-4-5 हजार रुपए लगते हैं, है ना? किसी डिपार्टमेंट में आप बोलेंगे 100 रैम तो मुझे ही बनवानी है, तो हाँ अभी 2-3 तो हमने बनाने की चल रही है अभी, और बाकी हमारे पास अभी बजट है अर्थ डायग्नोस्टिक्स और पेनिशिया की तरफ से, तो मैं बनवा दूंगा। लेकिन जो ऐसी जगह है, जो सरकारी संस्थान है, पुलिस थाने हैं, कोर्ट है, उनके पास खुद का खूब बजट है, वो खुद लगवा सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो आप प्रपोज कर दीजिएगा अपने प्रोग्राम के माध्यम से, मैं लगा दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास पैसे नहीं होंगे, उनके पास में सिर्फ एक सोच चाहिए, शायद उनको अधिकारों के बारे में और समझ चाहिए, तो वो हम और आप मिलके बता ही रहे हैं। और सोच सबकी अच्छी है। जब एसपी साहब कह रहे हैं कि मैं खुद चल के नीचे आ जाता हूँ, तो उनकी सोच कितनी अच्छी है, करना चाहते हैं, तभी तो कह रहे हैं कि मैं आ जाऊंगा। आपका प्रोग्राम देखा और उन्होंने किशन पोल पे रैम बनवा रहे हैं, तो सोच तो अच्छी है ना। बस इसको थोड़ा सा आगे से आगे लेकर जाते जाएंगे, और जब कोई डिसेबल्ड पर्सन थाने में जाए तो उसकी रिपोर्ट को सहानुभूति पूर्वक एक समझ के साथ में लिख लें, और जो उसके कानूनन अधिकार हैं वो दे दें। तो उसका अगर सेक्शन 92 में इसमें डिसेबिलिटी एक्ट के साथ में लिखा जाना है, तो सेक्शन 92 में ही उसकी एफआईआर लिखें बीएनएस के साथ में। तो इससे क्या, उसका हौसला बढ़ेगा। सामने वाला आदमी उसके ऊपर हाथ उठाने के पहले, दोबारा मारने के पहले उसको सोचे। सर एक आखिरी मेरा, कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत छोटा मुद्दा है,
उन लोगों को एक मैसेज दीजिए। देखिए, एबिलिटी और डिसेबिलिटी के बीच में एक बड़ी छोटी सी लाइन है, और किस व्यक्ति के साथ में कब क्या होगा हम में से कोई नहीं जानता। मैं तो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर हूँ, रहता हूँ, तो मैं देखता था कि जो लोग मेरे को एक दिन पहले बड़े हंसी खुशी घूमते हुए मिल रहे थे, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी के पूरी लोअर बॉडी पैरालिसिस हो गई, किसी का फ्रैक्चर हो गया, अच्छा मोच आ जाना, हड्डी टूट जाना, ये तो हम सब अपनी लाइफ में डेली एक्सपीरियंस करते हैं। तो डिसेबिलिटी वो परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी हो सकती है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने उस डिसेबिलिटी को महसूस नहीं किया हो। तो जब आप डिसेबिलिटी पर काम करते हैं, डिसेबिलिटी का मतलब क्या कि किसी अंग ने थोड़ा सा कम काम करना शुरू कर दिया है, तो ये सोसाइटी अगर बनेगी तो वो आपके लिए भी उतनी ही यूजफुल होगी। हमें से हमारे बहुत बुजुर्ग पेरेंट्स होंगे लोगों के घर में, तो उनको डिसेबिलिटी नहीं भी है, फिर भी उम्र के साथ साथ कुछ शक्तियां कम हो जाती हैं। तो अगर उनको मंदिर जाना है, आपने पिछली बार मंदिर का एपिसोड लिया था, अब उतने मुझे मंदिर पर आप 80-85 इयर्स के पर्सन को कैसे लेके जाओगे साथ, है ना? ले भी जाओगे तो कितना खतरा है, वो रेलिंग पकड़ के चढ़ रहा है, आप पीछे से करके चढ़ो, कहीं पैर फिसल गया, गिर गए। तो एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना दीजिए ना, हम सबके काम में आएगी। तो मुद्दा बिल्कुल भी छोटा नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का मुद्दा है। और 2022 के WHO की रिपोर्ट में लिखा है कि डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटी अगर होगी, उस पर अगर आप $1 लगाओगे तो $10 वापस आते हैं। क्योंकि अभी जिसको भी डिसेबिलिटी होती है, एक्सीडेंट होता है, फ्रैक्चर होता है, तो घर पे 2 महीने आराम करता है ना, ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, तो वो आदमी प्रोडक्टिव है ना, खाली उसकी प्रॉब्लम क्या है, पैर में फ्रैक्चर ही तो हुआ है। तो अगर सोसाइटी इंक्लूसिव होगी तो उसके 2 महीने हमारे देश को मिलेंगे, तो हमारी इकोनॉमी आगे जाएगी। तो ऐसे कितने एक्सीडेंट होते हैं रोज के, और कितने लोगों को अपन उस समय उनके कार्य क्षेत्र से बाहर कर देते, तो वो हमारी जीडीपी में ऐड करेंगे ना। तो बिल्कुल छोटा मुद्दा नहीं है, हम सबका मुद्दा है। उठा मैं रहा हूँ, और चूंकि मैं डिसेबल्ड हूँ तो आपको लग सकता है नहीं, ये पर्टिकुलर सेक्शन की बात हो रही है। सेक्शन की बात नहीं हो रही, ये बात हम सबकी है, ये बात इंक्लूसिव सोसाइटी की है। जी बिल्कुल सर, आप जो ये एक मुहिम जो आपने छेड़ी है, उसमें हम भी चौथा स्तंभ होने के नाते आपके साथ बिल्कुल लगे हुए हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि सिर्फ हंगामा ना हो, सूरत भी बदले। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ कोई कमियां गिनाने नहीं आए हैं, हम यहाँ सुधार की बात करने आए हैं। यदि न्याय का मंदिर और सारे ही पुलिस स्टेशन दिव्यांगों के अनुकूल हो जाए तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बन सकती है। एक कदम बराबरी की ओर, आज नहीं तो कल, लेकिन शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। नमस्कार।